आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, शुरुआत मैं करूंगा बैंक स्टॉक्स के साथ, बैंक निफ्टी के साथ, क्योंकि 57,300 से एक करीब करीब 1800 पॉइंट की करेक्शन हो चुकी है बैंक निफ्टी, मोटा मोटी 2000 पॉइंट की हो चुकी है, और वापस क्रूड ऑयल 111 पर, डॉलर रुपी करीब करीब 94 हाफ पर। इस मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला सवाल, बैंकों पर आपका क्या व्यू है? बैंकों को अनुज, गुड आफ्टरनून। बैंकों को दो भाग में मैं डिवाइड करूंगा। एक जो बड़े बैंक्स हैं, हमारे बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, और दूसरा जो है पीएसयू बैंक्स हैं। मुझे लगता है कि जो दोनों बड़े बैंक के सेगमेंट हैं, वो इस समय थोड़ा अंडर प्रेशर है। जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई, जो हमने रिजल्ट्स के साथ देखी, वो भी कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी। मैं कहूँगा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थी। तो कुछ कंसर्न्स हैं जो बैंक्स को अभी होल्ड कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। एक तो जो क्रेडिट रेशियो है वो अभी भी नहीं बढ़ रहा है। जो उनका लायबिलिटी जनरेट करते हैं ब्रांचेस के थ्रू, वो अभी भी थोड़ी वीक है। डिमांड ऑफ टेक जो है वो अच्छा है क्रेडिट डिमांड का, तो वो पॉजिटिव है। अ, उसके बनिस्बत देखें तो जो एनबीएफसीज के रिजल्ट्स आए हैं पिछले, और छोटे बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, वो काफी अच्छे आए हैं। उसमें दिख रहा है कि जो एनपीएस की रिकवरी है वो काफी अच्छी हुई है। जीएनपीए रेशियो कम हुआ है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। काफियों ने बीट किया है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन को। तो मैं कहूंगा जो लार्ज बैंक्स हैं, लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, वो एक दो क्वार्टर और साइडवेज परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई री रेटिंग आएगी या बहुत ज्यादा बाइंग आएगी वहां पे। पर जो छोटे बैंक्स हैं, छोटे एनबीएफसीज हैं, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी वहां पे ज्यादा है इन्वेस्टर्स के लिए, रादर देन लुकिंग एट बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स, एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहां पे लार्ज प्राइवेट बैंक्स का डोमिनेंस ज्यादा है बैंक निफ्टी में। ओके, बट अभय जी, इन ईसीएल नॉर्म्स के मद्देनज़र और क्रूड के मद्देनज़र एक सडनली पीएसयू बैंकिंग बास्केट, जो कि शायद आपको अप्रैल 25 से लेकर जनवरी 2026 तक इतना पैसा बना के देगी गई, उस पे आई मीन इन आइसोलेशन आपका टेक क्या होगा? हाउ टू डील पीएसयू बैंक्स नाउ? देखिए, पीएसयू बैंक्स इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वीरू, और वो पहुंचे हैं पिछले 5-6 साल की मेहनत के बाद। आपको याद होगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर जब पिछले वाले थे, तब उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था मंथन का, पीएसयू बैंक्स को साथ लाके कैसे कंसोलिडेट करें, एफिशिएंसी क्रिएट करें। तो 8-9 साल की मेहनत के बाद अब पीएसयू बैंक्स इस जगह पहुंचे हैं कि वो एक मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। लायबिलिटी जनरेट करने की जो उनकी एबिलिटी है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी नहीं है। तो स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है और कंसोलिडेशन होगा जिससे वो और स्ट्रांग बनेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा जो इम्पैक्ट जो न्यू ईसीएल नॉर्म का है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ज्यादा है वीरू, क्योंकि वो ज्यादा फोकस करता है अनसेक्योर्ड लेंडिंग, एमएसएमई लेंडिंग, एग्री लेंडिंग। पर इन बैंक्स की बहुत सॉलिड पोजीशन है इस समय ये ईसीएल न्यू नॉर्म्स को अब्सॉर्ब करने की। सो मुझे नहीं लगता कि रादर देन अ टेक्निकल रिएक्शन जो शायद 3-4-5 दिन प्ले आउट हो, उससे ज्यादा कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा इनके प्राइसेस पे। मुझे लगता है वापस ये एक अपॉर्चुनिटी देगा इन्वेस्टर्स को जो पीएसयू बैंक बास्केट को ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऐड करने के लिए। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये तो बात होगी बैंकिंग स्पेस की, लेकिन एफएमसीजी स्पेस, हमने 2 नंबर्स देखे, नेस्ले और वीबीएल के काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे और स्ट्रीट ने वैसे ही इसको रिवॉर्ड किया, लेकिन एफएमसीजी पैक ने काफ़ी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म किया है। क्या अब यहाँ पर दिन बदलेंगे? आपकी राय क्या होगी? जी देखिए, ये मैंने पिछली बार भी श्रेया बात कही थी कि जितना हमने चैनल चेक्स किया था रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जनवरी, फरवरी, मार्च में, डिस्पाइट द वॉर सिचुएशन कोई भी डिमांड में कमी नहीं थी। किसी रिटेलर, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने ये नहीं कहा कि डिमांड नहीं है या इन्वेंट्री बढ़ गई है या मार्जिन कम हो गया है। सबका काम अच्छा चल रहा था। तो मैं सरप्राइज नहीं हूं कि नेस्ले और जो बाकी कंपनीज हैं जो एफएमसीजी में कैटर करती है, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और मुझे ये लगता है कि ये परफॉर्मेंस रहेगा, वॉल्यूम ग्रोथ आपको दिखेगी, थोड़ी प्राइसिंग ग्रोथ भी दिखेगी। तो मुझे लगता है ये जो लीडर हैं, ये इनके नंबर्स अच्छे होंगे। प्रॉब्लम इस सेक्टर में ये है श्रेया कि वैल्यूएशंस अभी भी महंगी हैं, कम हुई हैं मल्टीपल बेसिस पे। तो जो स्टॉक्स
55 टाइम के फॉरवर्ड पी मल्टीपल पे ट्रेड करते थे, वो शायद अब 42 से 45 की रेंज में आ गए हैं। कुछ हैं जो अभी भी 60 टाइम के ऊपर हैं। कुछ जो इंडियन एफएमसीजी कंपनीज हैं, उन्होंने एक मल्टीपल करेक्शन देखा है 40-45 के टाइम से निकल के अब वो 30 से 35 टाइम के पी मल्टीपल पे आ गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी मार्केट ये विश्वास नहीं कर रहा है कि ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही साइडवेज परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 3-4 साल से। मुझे लगता है कि ये अब ग्रोथ बेस्ड अर्निंग्स जो अब इनकी आएँगी, तब मार्केट को एक वापस विश्वास होगा कि ये सिर्फ एक डिफेंसिव स्टॉक्स नहीं है, ये ग्रोथ स्टॉक्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी री-रेटिंग यहाँ से डेफिनिटली एफएमसीजी सेक्टर को मिलेगी। मुझे लगता है इंडेक्स लेवल पे देखूँ तो 10 से 15% की यहाँ से मुझे लगता है एक री-रेटिंग की एक्सपेक्टेशन है मेरी। ओके, दो स्पेसेस जहां शानदार मूव्स रहे हैं पिछले एक महीने में, एक है एनर्जी और एक है कैपिटल मार्केट। दोनों में 25 से 35% के रिटर्न्स बने हैं। यहाँ पर कोई स्टॉक्स जो आप बुलिश हो जहाँ पर? देखिए, स्पेस में दोनों में मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि ये जो कैपिटल मार्केट जो आपने दूसरा बोला अनुज, वो तो एक एवरग्रीन सेक्टर है इंडिया में। अगले 10 साल की स्टोरी है वो, और इन्वेस्टर्स का उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज भी उसमें काफी हैं, ब्रोकर्स हैं, उसमें एक्सचेंजेस हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एएमसीज हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए करीब 12-15 अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में प्ले करना है, तो एक लीडर भी पिक कर लें उसमें, तो भी अच्छी 5-10 साल की अपॉर्चुनिटी है। वॉलेटिलिटी रहेगी शॉर्ट टर्म में, रेगुलेटरी रीजंस हैं, मार्केट करेक्शंस हैं, पर उसको इग्नोर करके मुझे लगता है कि जो एक्सचेंजेस हैं स्पेशली अनुज, वो आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जैसे-जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी कैश मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, उसका इनको पूरा फायदा होगा, और लीडरशिप पोजीशंस वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता है कोई नए एक्सचेंजेस आएँगे अब। तो एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए एक्सचेंजेस को ऐड करने का अपने पोर्टफोलियो में। अभी एनएसई का आईपीओ आएगा, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजर होगा। तो एक्सचेंजेस डेफिनिटली, और दूसरी तरफ मैं कहूँगा जो एक एवरग्रीन बिज़नेसेस हैं, जैसे कैम्स और सीडीएसएल, डिपॉजिटरीज हैं, और आरटीए एजेंट्स हैं, मोनोपोली और डुओपोली सिचुएशन है ऑलमोस्ट इस स्पेस में। सो ये भी 2 सेगमेंट्स हैं जो थोड़ा डिफेंसिव खेलना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, उनके लिए। पर अपॉर्चुनिटी स्पेस बहुत बड़ा है। एनर्जी तो आई थिंक देख ही रहे हैं हम क्या हो रहा है फ्रॉम अभी भी एज अ कंट्री वी आर एनर्जी डेफिशिएंट। अभी भी नए स्पेसेस इमर्ज हो रहे हैं रिन्यूएबल्स में। मुझे लगता है कि पावर प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं उनके साथ, उनके ऊपर बेट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इन्वेस्टर्स ये नहीं चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक पावर सेक्टर पे या कंपनीज पे बेट करें, तो थ्रू द ईटीएफ जो अब एक अवेलेबल है, पावर ईटीएफ, उसके थ्रू प्ले करें। अपने 10 से 15% के एलोकेशन में सजेस्ट करूंगा एनर्जी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में। और हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी हैं। सो आई थिंक काफी वाइड बास्केट है, दोनों सेक्टर्स में मेरा बहुत पॉजिटिव व्यू है अनुज। अच्छा अभय जी, मैं देखा है आपको अपने पीएमएस में, आपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में ऑटो में बड़े अच्छे स्टॉक्स पिक करके वेल्थ क्रिएट की है। एट दिस टाइम आई मीन, जब क्रूड करीब करीब 112 हो चुका है, ये एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है पूरे ऑटो के लिए। कैसे अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं आप? अ स्लाइट शिफ्ट टुवर्ड्स ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, एथेनॉल में आप देखिए ना, बहुत दिनों बाद प्राज को देखा मैंने, कैसे उसने, आई मीन इट्स एन ऑटो एसोसिएटेड स्टोरीज है ना। इसमें कुछ फोकस किया है आपने? कुछ क्रिएट किया है? कोई नया स्टॉक जो ढूंढा हो आपने? ये अभी कुछ ऐड नहीं किया। मुझे लगता है अभी भी जो ओईएम्स हैं, जो हमारे ऑटो कंपनीज हैं, आई थिंक वो अ, उनको मालूम है वीरेंद्र की कहाँ पे बिजनेस शिफ्ट हो रहा है। तो अगर ईवी में डिमांड है, और मुझे लगता है कि जो क्रूड के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़े हैं, अभी हमने पेट्रोल पंप पे उसका इम्पैक्ट नहीं देखा है, तो अभी तक ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। पर अगर देर सवेर अगर ये पेट्रोल पंप के प्राइसेस पे हमने इम्पैक्ट देखा, हायर पेट्रोल और डीजल जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं, तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि ये जो ईवी टू व्हीलर्स हैं, ईवी फोर व्हीलर्स हैं, उनको उनको लें, क्योंकि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो लोग देखते हैं कि क्या सस्ता पड़ेगा मेरे को पर किलोमीटर पे, तो वो कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा। और इसी का यही एक रीज़न है कि जो ओईएम्स हैं, महिंद्रा, मारुति, टाटाज़, वो फ़ोकस कर रहे हैं नए-नए लॉन्चेस पे,
जो ईवी पे ज़्यादा प्ले करते हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड का प्राइसेस इसी लेवल पे रहे तो देर सवेर सरकार को पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेस हैं उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा रिमार्केबल ट्रांजिशन होगा उस समय, जो अभी मार्केट असेस नहीं कर रहा है। तो ईवी टू व्हीलर्स और ईवी फोर व्हीलर्स पे मुझे लगता है कि कंपनीज हैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। टू व्हीलर्स में टीवीएस, बजाज, होंडा सब, हीरो ने काफ़ी लीडरशिप पोजीशंस ऑलरेडी ले ली है अपनी। तो आई थिंक रिन्यूएबल्स में, ऑटोज में आई थिंक ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, पर जब तक पंप प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे तब तक इसका पूरा इम्पैक्ट दिखेगा नहीं वीरेंद्र। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और वो नहीं हो जो आपने आखिरी में कहा तो अच्छा है।